नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज रहे हैं और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज राजस्थान पहुंचे कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी परिवार के राहुल गांधी। राहुल गांधी आज संसद में भाषण देने के बाद बांसवाड़ा पहुंचे। राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को जाना जाता है आदिवासियों के लिए। मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग भी लंबे समय से चल रही है और पिछले दिनों जब देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे तो इस पर बड़ी बहस भी हुई थी, चर्चा भी हुई थी, विवाद भी हुआ था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री हमारी इतनी मांग को नहीं मान रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने आज देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासियों को वनवासी कहकर मुख्य धारा से दूर करना चाहती है। राहुल गांधी ने आदिवासियों को यह भी कहा कि वो कैसे देश के पहला नागरिक है, उनका अधिकार हिंदुस्तान पर पहला है और कैसे उनकी नई पीढ़ी आने वाले समय में मुख्य धारा से जुड़े, उसके लिए कितने प्रयास करेंगे, किस किस तरह से करेंगे। आज राहुल गांधी अपने संबोधन में कितना प्रभाव छोड़ पाए, क्या राजनीतिक संदेश दे पाए, क्या आज के चुनावी आगाज से राजस्थान में रिपीट मिशन की जो कोशिश है उसमें कितना सफल होंगे, ये तमाम सवाल हैं जो आने वाले दिनों में कई दिनों तक लगातार चर्चा का विषय रहेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। बीजेपी से मदन प्रजापत हमारे साथ हैं, कांग्रेस से डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, राजीव जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रताप राव वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी आपसे करना चाहेंगे। आज कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था कि बीजेपी पे देश के प्रधानमंत्री मानगढ़ पहुंचे थे, तब जितनी भीड़ जुटाई उससे ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग पहुंच पाए थे डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी? मीना जी, जो आज मीटिंग हुई है मानगढ़ में, उसमें अगर अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 1 लाख के आसपास लोग वहां इकट्ठे हुए हैं। और सवाल इस बात का है कि आज चूंकि राहुल गांधी जी का संसद में भी अपना अभिभाषण था, उसका जवाब देना था, तो उन्होंने वहां अपना उद्बोधन देकर वहां पहुंचे थे। जैसा कि आज सुबह से ही चर्चा थी, राहुल गांधी जी का संसद में जो उद्बोधन हुआ उसमें अविश्वास प्रस्ताव पर जो उनका संबोधन था वो आज आपने देखा, बहुत जोश भरा था। और उन्होंने देश के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी जी और सरकार का जो उनका भाव है उस पर जिस तरह की बात है और वातावरण है उस पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत माता खतरे में है और भारत माता को के प्रति उनका जो दुराचार है वो असहनीय नहीं है। देश के लोगों के साथ, भारत माता के साथ, उन्होंने भारत माता को अपनी माता के साथ एक तुलना करते हुए कहा कि एक माँ मेरी संसद बैठी है, दूसरी माँ मेरी भारत माता है। उसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी के रुख का जो उन्होंने विश्लेषण किया, विशेषकर उन्होंने मणिपुर के बारे में कहा कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में लोग के साथ अन्याय हो रहा है और मणिपुर को लेकर भारत प्रधानमंत्री वहां नहीं जा रहे हैं, वो देश का हिस्सा है। तो उन्होंने अपने संबोधन में मणिपुर पर बात करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और उन्होंने कहा कि उन्हें भी भारत माता का ही भाग माना जाना चाहिए और उस पर उन्होंने उस बात को रेखांकित भी किया। इसके साथ साथ आज जब वो मानगढ़ आए तो उन्होंने वहां पर भी आकर के उन आदिवासियों की पृष्ठभूमि के बारे में बातचीत की। आदिवासियों का जो रोल रहा है, उन्होंने कहा जंगल, जमीन, और जिस तरह बात उन्होंने कही कि आदिवासियों का पहला हक है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह उनसे जंगल, उन्हें वनवासी कहने का जो प्रयास किया उस पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि वे पहले लोग हैं जिनका अधिकार जमीन पर और जंगल पर उनका अधिकार है और उनकी सभ्यता और परंपराएं हैं, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपकी चिंता करती है आने वाले समय में और आने वाले चुनावों में आपकी प्राथमिकता और सुविधाओं को रखते हुए आप ध्यान करके बात चलेंगे। साथ साथ ही अशोक गहलोत जी ने भी संबोधन में कहा कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, तैयारियां कर रही थी, लेकिन सिर्फ चूंकि हमने उस पर मांग की कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, उस पर अशोक गहलोत जी ने कहा कि हमारी मांग को अनुचित मानते हुए, हालांकि वो तैयार होकर आए थे और इसका प्रयास कर रहे थे कि वो इस स्मारक को करें, उन्होंने तैयारी भी की और उन्होंने जो उनके हमारे मंत्री हैं अर्जुना मेघवाल जी, उनको अधिकृत किया था क्योंकि उनके डिपार्टमेंट का ही मसला था, तो उनकी पूरी तैयारी थी। लेकिन चूंकि राजनीतिक श्रेणी की बात हो गई थी और मुख्यमंत्री ने मांग की कि इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, तो सिर्फ राजनीतिक प्रश्रय लेने की बात को लेकर उन्होंने घोषणा नहीं की।
इसी प्रकार राजस्थान में ERCP को लेकर के भी जो बात हुई, हमने राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की, परियोजना बनाने की मांग की, लेकिन कांग्रेस ने मांग करते हुए इन परियोजनाओं को स्वीकृत नहीं किया। और गजेंद्र सिंह जो मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री, उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तब ये प्रोजेक्ट हम आपको देंगे। तो इस तरह का भेदभाव करते हुए प्रदेश के विकास में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह दुराचरण कर रही है, उसको लेकर चिंता व्यक्त की गई है। और आज भी यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 करोड़ रुपए की और एक घोषणा करते हुए और एक 37 करोड़ रुपए की योजना जो भंवर मंदिर है उसमें पुल बनाने की घोषणा उन्होंने की है। और आने वाले समय में भी आदिवासियों को लेकर प्रगमार्थ करते हुए उनके विकास की बात का उद्बोधन किया है। जी, बहुत कुछ बताया आपने, लेकिन आज राहुल गांधी का दिन बन जाए, ऐसा कुछ क्या राहुल गांधी के वहां पहुंचने से राजस्थान में आपकी सरकार, क्या आज के दिन को मानगढ़ के लिए राहुल गांधी ने ऐतिहासिक बनाने में कामयाबी हासिल की? इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी। मदन प्रजापति जी, आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी ने आज जो कुछ कहा? 1 लाख से ज्यादा भीड़ बता रहे हैं यहाँ पर प्रदीप चतुर्वेदी जी, आपके हिसाब से कितने लोग थे वहां पर? कितनी बड़ी संख्या में जनमानस पहुंचा? और राहुल गांधी के संदेश को पार्टी किस तरह से, किस रूप में लेती? मदन प्रजापति जी की कुछ तकनीकी परेशानी है। मदन प्रजापति जी, आप अपना थोड़ा टेक्निकल जो इश्यू है उसको रिजॉल्व करिए, हम आपके पास वापस आएंगे। आप मुझे मीना जी एक बार दोबारा दोहरा देंगे? मेरे को आई नहीं आवाज। मीना जी एक बार दोबारा दोहरा देंगे? राहुल गांधी की सभा में कितनी भीड़ थी? प्रधानमंत्री के रैली से ज्यादा लोग नजर आए आज? देखिए मीना जी, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि ये थोड़ा सा यस हो जाएगा। राहुल गांधी जी राजस्थान आए हैं और जिस तरीके से कांग्रेस कह रही थी कि राजस्थान में आज तक इतनी संख्या नहीं जुटी होगी जितनी संख्या राजस्थान में राहुल गांधी जी की सभा में जुटेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है। ये तो पत्रकार हो आप, आपकी मीडिया ज्यादा अच्छी तरह जानती है, लेकिन आज राहुल गांधी जी की रैली हवा हवाई रह गई। जो संख्या का दावा ये 5 लाख 10 लाख कर रहे थे, अभी मेरे मित्र प्रदीप चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि वहां पे 1 लाख जुटे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 लाख लोग जुटे हैं वहां पे। खैर ये अलग विषय होगा, लेकिन आज सबसे पहले मैं आपके चैनल के ऊपर जंगल जमीन से जुड़े हुए लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं मैं आपके माध्यम से। और मीना जी, मैं अभी सुन रहा था, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी बहुत सीनियर आदमी है कांग्रेस के, इन्होंने आदिवासियों की बात को किया नहीं, लेकिन आज राहुल गांधी जी के सदन में भी चल गए और वहां चले गए। मैं पहले आदिवासी की बात करूंगा। आज इस देश के अंदर आजादी के बाद आदिवासियों का जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ, और उस विकास की रुकावट में सबसे बड़ी अगर कोई बाधा थी तो वो बाधा थी कांग्रेस, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा राज अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है मीना जी। तो ये कांग्रेस ने कभी भी आदिवासियों का विकास नहीं किया, और जो उनके आजादी के आंदोलनों में उनकी भूमिका थी उस भूमिका को भी वो पूर्ण रूप से ना विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाया गया, ना कहीं विवरण के अंदर उनको याद किया गया। एक षड्यंत्र के तहत उनकी जो योजनाबद्ध तरीके से सिर्फ और सिर्फ उनको आरक्षण का भय दिखाया गया और उनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये राजस्थान के चाल चरित्र और चेहरा है। ये कह रहे थे कि हमने ये किया, मैं तो प्रदीप चतुर्वेदी जी बैठे हैं, आजादी के बाद से लेके आज तक कांग्रेस ने अगर कोई काम किए हों इनके आदिवासियों के लिए तो गिनवा दे, बता दें कि ये काम कांग्रेस ने किए हैं, नहीं किए। अगर आदिवासियों के लिए किसी ने काम किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने जब अलग से विभाग बनाया उन्होंने, और आदिवासियों के लिए मंत्रालय बना के, और उसका काम अगर किसी को स्वरूप दिया, सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। माननीय भैरव सिंह शेखावत जी ने सर्वप्रथम पंचायती राज, नगर निकाय, नगर पालिकाओं में आदिवासियों को अगर आरक्षण दिया तो माननीय भैरव सिंह शेखावत जी ने दिया। और आज प्रधान और सरपंच अगर और नगर महापौर अगर बने राजस्थान के अंदर तो वो भैरव सिंह शेखावत जी की तरफ से बने। भैरव सिंह शेखावत जी ने चोपड़ा कमीशन को
बना के और आदिवासियों के आरक्षण को सुचारू रूप से अगर जारी रखा तो माननीय मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत जी ने रखा। और देश के प्रधान 2 रुपए के अंदर मीणा छात्रावास को जमीन, करोड़ों रुपए की मीणा छात्रावास को जमीन देके और आदिवासियों के लिए अगर छात्रावास बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और जिस मानगढ़ धाम की बात कर रहे हैं, उस मानगढ़ धाम के अंदर मीना जी 1500 शहीद हुए हैं आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्राम के अंदर। लेकिन मेरे मित्र राजस्थान में भी बहुत राजनीति में रहे और देश में भी बहुत समय तक इन्होंने राज किया है। उस मानगढ़ धाम का एक चैप्टर किसी विद्यालय में, किसी कॉलेज में, किसी संस्था में पढ़ाया जाता है क्या? नहीं पढ़ाया जाता, जबकि इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में जनजातीय स्वतंत्रता संग्रहालय आंदोलन में शहीद हुए आदिवासियों के लिए संग्रहालय बनाया, जिसका 12 करोड़ 67 लाख रुपए की व्यवस्था अगर किसी ने की तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और पोरोनमा का उद्घाटन के लिए तैयार है वो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो भैरों सिंह शेखावत जी थे उस टाइम के, उन्होंने डूंगरपुर में कालीबाई पोरोनमा बनाकर और इनको आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा दिया। इस तरीके से बहुत सारे काम है। लेकिन आज वोट बैंक की राजनीति, मैं खत्म करता हूँ, वोट बैंक की राजनीति चलते हुए राहुल गांधी जी आए हैं। 2018 में भी आए थे। पिछली बार टारगेट था कौन? किसान और युवा। अब की बार टारगेट कौन है? जनजाति के लोग, आदिवासी लोग। वोट मांगने आए थे मीना जी, आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह, और मेरे पैनल पे बैठे हुए सारे मित्र गवाह होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, भैरों सिंह शेखावत, सबने कुछ किया। 10 साल में वसुंधरा राजे ने भी कुछ किया आदिवासियों के लिए, मानगढ़ के लिए, बांसवाड़ा के लिए। मेरे को सवाल सुना ही नहीं आया आपका। 10 साल से 10 साल में वसुंधरा राजे ने भी कुछ किया राजस्थान में। 10 साल वो भी मुख्यमंत्री बिल्कुल किया है मीना जी, मैं बता रहा हूँ। वसुंधरा राजे जी का भी मैं बता दूंगा, अभी आएगा टाइम। लेकिन चैनल पे थोड़ा सा मोटा मैंने आंकड़े, जो मुख्य धारा की बातें हैं, बड़ी चीजें वो बताइए। छोटी चीजें बताने लगूंगा तो 2 दिन भी कम हो जाएगा। ये 10 चीजें नहीं बता सकते, लेकिन आपका समय सीमित है, तो मैं जो मुख्य धारा में बड़े काम है वही बताया मैंने। मैं आज बता देता हूं कि राहुल गांधी 2018 में भी आए थे, क्योंकि मुझे लोकसभा का भी जवाब देना है। मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी 2018 में भी आए थे, राजस्थान की इसी पावन धरा पे खड़े हुए थे और वो कह रहे थे 1 2 3 4 5 10 किसानों का कर्ज माफ, युवाओं का बेरोजगारी भत्ता। आज संसद में बोले, लोकसभा में बोले राहुल गांधी। प्रदीप चतुर्वेदी जी के अनुसार बहुत अच्छा बोले। उन्होंने एक शब्द बोला लोकसभा में कि किसान को मैंने महसूस किया, जैसे ही उसने हाथ मिलाया तो जो शर्मिंदगी उसकी पत्नी को उससे बात करते में होती थी, वो शर्मिंदगी मेरे को महसूस हुई। खैर उसका तात्पर्य मेरे समझ में नहीं आया, वो तो ये ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं प्रदीप जी कि कैसा उनका तात्पर्य है। लेकिन इस किसान की बात करने वाले 2018 में किसान का वादा करके गए थे, आज लोकसभा में बात कर रहे थे। 4.5 साल तक राहुल गांधी को राजस्थान का किसान याद नहीं आया। 22,000 किसानों को नोटिस दिया गया जमीन नीलाम करने के लिए और 19,544 किसानों की जमीन राजस्थान में नीलाम हो गई। और राहुल गांधी का सिंगल ट्वीट अगर कहीं पे हो तो आप मुझे दिखा दीजिए। राजस्थान का किसान, गंगानगर का किसान लाइव वीडियो बना के आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया, कर्ज के बोझ के नीचे दबके। लेकिन राहुल गांधी का अगर सिंगल ट्वीट, देखिए मैं पूरी करूं, सिंगल ट्वीट अगर आप कहीं हो, जी मैं फिर 10 सेकंड दीजिएगा, मैं मेरी बात पूरी करूं। मदन प्रजापति जी, आज हम राहुल गांधी की बांसवाड़ा में चुनावी आगाज की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो, मैं उसी के बाद मीना जी मैं उसी चुनावी आगाज की बात कर रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ 2018 में भी चुनावी आगाज हुआ था। ये राहुल गांधी इसी तरीके से राजस्थान की जनता से वादा करके गए थे। वादा करके गए थे किसान से, वादा करके गए थे युवाओं से, वादा करके गए थे राजस्थान की महिलाओं से। और 4.5 साल तक राजस्थान से राहुल गांधी, सुनिए, 4.5 साल तक राजस्थान से राहुल गांधी बिल्कुल भाग गए। आज महिलाओं के अत्याचार की, मणिपुर की महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन अपनी सरकार में राजस्थान में भीलवाड़ा में एक बच्ची को बलात्कार करके जिंदा जला दिया जाता है और राहुल गांधी मौन होकर बैठे रहते हैं। खाजूवाला के अंदर एक बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार होता है
और दरिंदे पुलिस के संरक्षण में खाजूवाला के थाने में बैठे रहते हैं, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मौन धारण करके बैठे हुए होते हैं। इसी राजस्थान के अंदर, करौली के अंदर एक बच्ची को पहले अगवा किया जाता है, उसके बाद में उसका बलात्कार किया जाता है, गोली मारी जाती है, एसिड डाला जाता है और कुएं में डुबो के मार दिया जाता है, और राजस्थान में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौन रहते हैं। ये राजस्थान के युवाओं से वादा करके गए थे। आज सरकार से पूछे कि पेपर नीलाम करने में इनकी सरकार का हाथ था। आज आदिवासियों का मानगढ़ धाम में आए और आदिवासी दिवस में आए, तो इतना तो पूछेगा मीना जी। कर गए, राजस्थान की जनता ने उन पर भरोसा किया और कांग्रेस को यहाँ पर सरकार बनाने के लिए वोट दिया। 2023 में राहुल गांधी एक बार फिर अपील कर रहे हैं। राजस्थान की जनता क्या फैसला करती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन राजीव जैन साहब, आज राहुल गांधी ने जो कुछ अपने भाषण में कहा, कितना राजनीतिक संदेश देने में वो कामयाब हुए, कैसे देखते हैं आप आज की उनके पूरे भाषण को? देखिए मीना जी, ये विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का चुनाव अभियान का आगाज एक तरह से राहुल गांधी ने किया, और मीना जी, मुझे आप किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही है? खास करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर केंद्र सरकार पे काफी अटैक किए, और जो उन्होंने संसद में आज जो मुद्दे उठाए, कहीं ना कहीं उनको भी जिक्र किया, मणिपुर की घटनाओं से लेकर, और राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने जिस ढंग से काम किया उसको लेकर भी उन्होंने कहा। अभी कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने बता ही दिया कि राहुल गांधी ने किस तरीके से आदिवासियों पे बात की। लेकिन मैं दूसरे सियासी रूप में इसको देखता हूँ तो राजनीतिक रूप से राहुल गांधी ने आदिवासियों को अपने पक्ष में लुभाने का काम किया। मीना जी, राजस्थान में जब भी कोई सरकार बनती है तो उदयपुर संभाग से जिसके सबसे ज्यादा विधायक आते हैं, यानी आदिवासी क्षेत्रों से, उसकी सरकार बनती है। लेकिन पिछली बार इसका उल्टा हुआ 2018 में। आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस के आधे से कम विधायक आए और पूर्वी राजस्थान से उनके ज्यादा विधायक आए, और सरकार उनकी बनी। वहाँ भाजपा के विधायक ज्यादा आए। तो आप इसको इस रूप में देखिए कि आदिवासियों को लुभाने के लिए भाजपा भी पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है और कांग्रेस तो कर ही रही है। लेकिन एक इसमें एक अंतर है, पिछले 20-25 सालों में भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी क्षेत्र में बड़ा फैलाव हुआ। उनके आरएसएस के वनवासी कल्याण परिषद ने जिस ढंग से काम किया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से आदिवासियों का छिड़काव तो हुआ ही है, क्योंकि पिछले चुनाव में वहां से 2 सीटें भारतीय ट्राइबल पार्टी की भी आई थी, जो एक नई पार्टी वहां आदिवासियों ने खड़ी की थी। 2 सीटें तो उसकी आई थी, 3 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर भी रहे थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आदिवासियों से कहीं, कांग्रेस से आदिवासी कहीं छिटक रहे हैं, और उस वर्ग को लुभाने में भाजपा काफी हद तक सफल भी रही है। पिछले जब 2-3 चुनावों का हम वो करें एनालिसिस, तो उससे साफ जाहिर होता है कि आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा की पेट अब बहुत गहरी होती जा रही है। तो उसको देखते हुए कांग्रेस ने रणनीति बनाई। आदिवासी क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या है, पूरे राजस्थान में काफी सीटें हैं उनकी, तो उस रूप में वो अपने सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को वहां लाए और बड़ी सभा की। इसमें कोई दो राय नहीं, सभा बड़ी होती है, बड़े नेताओं की बड़ी सभा होगी, उसमें पूरे कार्यकर्ता लग जाते हैं। लेकिन अब इसका कितना फायदा कांग्रेस उठा पाएगी, ये एक तो नतीजे ही बताएंगे। जैसा आपने ही कहा कि आकलन तो जनता करेगी, वो है। अब भाजपा भी पूरी कोशिश कर रही। भाजपा कोई कमजोर नहीं है आदिवासी क्षेत्रों में। जो 20-25 साल से, मैं तो काफी उस बेल्ट में गया भी हूँ और चुनाव के दौरान भी वहाँ पर कवरेज के हिसाब से तो देखा कि वह भाजपा ने अपनी एक पेट तो बनाई है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक खतरा बहुत बड़ा हुआ। कांग्रेस अपना वोट बैंक मानती थी कि आदिवासी, मुस्लिम, SC ST, तो उस तरीके से। लेकिन भाजपा ने जो पेट बढ़ाई है, तो कांग्रेस की चिंता तो बड़ी है। उस चिंता के उसमें ही राहुल गांधी को वहां लाया गया है। आने वाले समय में कई तरीके की योजनाएं भी वहां चल रही हैं, और उसका प्रचार भी। जैसे मानगढ़ धाम आदिवासियों के लिए एक तीर्थ के रूप में, वहां 1913 में काफी शहीद हुए थे, शहादत हुई थी आदिवासियों ने, तो उसको राष्ट्रीय स्मारक का कांग्रेस उसको मांग कर रही थी केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार ने उसको किस तरीके से टाल दिया। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए 100 करोड़ रुपए अलग से प्रावधान उसकी घोषणा की। तो ये सब चीजें आदिवासियों को राजनीतिक तौर पर दोनों दल अपनी तरफ लुभाने में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ एक नई पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी है, उसके भी 2 गुट हुए हुए थे। लेकिन अब उसमें भी क्या, लोगों का झुकाव, वहाँ जागरूकता काफी आई है, राजनीतिक जागरूकता इतनी आई है, उसका साक्षरता का भी असर है कि लोग अब वो अपने नफा नुकसान से आकलन करते हैं कि कौन सा दल उनके लिए ठीक रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, तो उस हिसाब से वो वोट करते हैं। मीना जी।
जी जी प्रताप राव साहब, राजीव जी ने जिस तरह से बताया और जो हकीकत है, तथ्य है आज वहां पर बीजेपी जो है वो अपनी पैठ बनाने में कामयाब हुई, और जिस कांग्रेस का जिक्र यहाँ पर आकर राहुल गांधी ने किया, इंदिरा गांधी की याद दिलाई राहुल गांधी ने, बताया कैसे इंदिरा गांधी ने आदिवासियों को परिभाषित किया और समझाया कि हिंदुस्तान का पहला हक आदिवासियों का हक है। जिस इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए, कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री को याद दिलाते हुए, आदिवासियों से अपना पुराना परिचय समझाते हुए राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत की। कितना प्रभाव छोड़ पाए प्रताप राव जी राहुल गांधी, और कितना इतिहास को याद दिलाकर अपनी दादी के जरिए कांग्रेस में वापस आदिवासियों को साथ लेने की उनकी जो कोशिश है उसमें सफल हो पाएंगे। मीना जी, आज विश्व आदिवासी दिवस है। जो भी चर्चा चल रही है उसमें कुछ मैं तथ्य और जोड़ना चाहता हूँ, उससे शायद मुझे लगता है कि कुछ बातें और नई सामने आएंगी। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से आदिवासी दिवस कहा जा रहा है, आदिवासी कहा जा रहा है, मुझे लगता है ये शब्द ही गलत है। आदिवासी तो हम सब भी, हमारे पूर्वज यहीं के वासी हैं, तो हम सब आदिवासी हैं। बेसिकली जनजाति कहना चाहिए, जो जंगलों में वनों में रहने वाले लोग जो रहते थे वो जनजाति हैं। तो आदिवासी शब्द कह के हम आदिवासी और नए वासी ऐसे करके भेद करते हैं। दूसरी बात, इसकी खासियत क्या है, ये इस पर हमें जाना चाहिए कि आदिवासियों का जब ध्यान आता है तो हमें याद आते हैं बिरसा मुंडा, हमें ध्यान आते हैं अल्लूरी सीताराम राजपुर, गोविंद गुरु। क्यों ये लोग याद आते हैं? कि जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो महात्मा गांधी, नेहरू और कुछ लोग की ही बारे में हमें पता चलता है। लेकिन देश की आजादी में कांग्रेस से पहले, 1857 से पहले जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, जिन लोगों ने इस ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, जिन्होंने सबसे पहले आजादी की अलग जलाई, वो ये जनजाति ही। इन जनजातियों ने सबसे पहले भारत की आजादी के लिए बात की। इसलिए आज का जो दिन है हमारे भारत के लिए विशेषकर इन जनजातियों को याद करने का दिन है, क्योंकि आज हम यदि आजाद हैं तो इन जनजातियों के बलिदानों के कारण आजाद हैं। इन जनजातियों ने शहर के लोगों को भी जगाया, इन जनजातियों ने बताया कि आजादी क्या होती है। शहर के लोग जब ब्रिटिश शासन के साथ दबकर जी रहे थे, तब आदिवासियों ने किसी की चिंता नहीं करते हुए उनके खिलाफ अलग जगाई। इसलिए आदिवासियों को आज इस तरह से याद करना चाहिए। देश अगर आजाद है आज तो इन जनजातियों के कारण आजाद है। दूसरी बात, हमें उनके समाज जीवन को सीखने की बात है। आज हमारे सामने, जो देश के सामने, हमारे जो भारत के लोगों के सामने 3 बड़ी समस्याएं हैं। पहली बड़ी समस्या पर्यावरण की है। पर्यावरण के मामले में जिस तरह से सहजीवन, जिस तरह से वनों के साथ, जिस तरह से पशु पक्षियों के साथ, जानवरों के साथ वो अपना जीवन जीते हैं, वो सीखने की जरूरत है। क्योंकि आज हमें यदि धरती को बचाना है, पर्यावरण जो दुनिया की चिंता का विषय बना हुआ है, तो ये जनजाति ही है जो सिखाती है। दूसरा, कुटुंब। आज हम देख रहे हैं कि परिवार किस तरह से बिखर रहे हैं। इन परिवारों के बिखरने के कारण आपस में किस तरह से छीना झपटी हो रही है, किस तरह से स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। तो कुटुंब में किस तरह से आदिवासी जो जनजातियां हैं वो रहती हैं। तीसरा सबसे बड़ा समरसता, हम नहीं देखते कि जनजातियों में आपस में कहीं जातीय टकराव होता है, आपस में सब सहजीवन जीते हैं। तो देखिए, मैं बताऊं, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इन बातों को सीखने के लिए, याद करने के लिए। ठीक है, राहुल गांधी आए, राजनीति कर गए, और मैं तो पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी और इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो आज भी जनजातियों की ऐसी क्यों दुर्दशा है? आज भी क्यों अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं? आज क्या हुआ? आज भी वो बात कर रहे हैं। आज डिलिमिटेशन की बात हो रही है। आज उनके अधिकारों को कुछ पढ़े लिखे कॉन्वेंट में पढ़ के जो क्रिश्चियन हो गए हैं, आज उनके अधिकारों को खा रहे हैं। कुछ एक मुट्ठी भर लोग पूरे आदिवासियों के आरक्षण के अधिकार के ऊपर काबिज हो गए हैं। आज पूरे देश में जो डीलिस्टिंग की जो आंदोलन चल रहा है, वो उनके अधिकारों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर क्या कांग्रेस कहना चाहती है? देखिए, बात ये है कि अगर हम राजनीतिक तौर पे चर्चा करें तो आज तक किसी भी पार्टी ने इन जनजातियों के बारे में गंभीरता से सोचने की कोशिश नहीं की है। दूसरा, मेरा तो एक कहना है कि आज का जो दिन है
इन जनजातियों के जीवन से, इन जातियों के देश प्रेम से, इन जनजातियों के पर्यावरण प्रेम से सीखने की है। अगर ये हम सीख पाए बाकी लोग, तो शायद इस पृथ्वी को, इस देश को आगे बढ़ा पाए, इस पृथ्वी को बचा पाए। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने प्रताप राव जी। क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, यही सबसे बड़ा फर्क है हमारे वर्तमान का। हम कल्पना कर सकते हैं या हम कह सकते हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम जीते जहां पर हैं वहां जो हो रहा है वो एकदम उससे उलट है। आदिवासी आज भी उन्हीं परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें हमने मुख्य धारा से जोड़ा नहीं। अगर आदिवासियों को भी अवसर मिलेगा तो वो भी कुछ उसी जीवन शैली को हिस्सा बना लेंगे जिसको हम बना रहे हैं। आज आदिवासी कम से कम उस जीवन में है नहीं। जिस खूबसूरत जीवन की आप कल्पना कर रहे हैं, उनके बीच रहते हुए, राहुल गांधी को सुनते हुए, उन्होंने क्या कुछ आज समझा, जाना, और क्या उनको राहुल गांधी की यात्रा से मिला, क्या मिलेगा राहुल गांधी के वहां आने से अगर उनकी सरकार आती है तो? ओम सैनी जी, कितना सफल मानते हैं आप राहुल गांधी को आज मानगढ़ पहुंचकर आदिवासियों को संदेश देने में? सबसे पहले तो इस इतिहास को जरा समझिए। शायद पता नहीं है कि आदिवासियों का कितना शोषण सामंतशाही और राजशाही के दौरान हुआ है, और राजस्थान का उदयपुर संभाग तो इसकी बड़ी मजबूत मिसाल है, जहाँ के आदिवासियों को गुरु गोविंद ने जब 2013 के अंदर इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि उनके सामने सवाल था कि हम लोगों ने जो अकबर के खिलाफ युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की मदद की थी, उसके एवज में हमें ये भरोसा दिया था कि हम हमारे तिलक के बगैर दूसरा शासक बैठेगा नहीं। और मेवाड़ के झंडे में आज भी आदिवासी की एक फोटो है और एक तरफ महाराणा प्रताप के परिजनों का वो सिलसिला चला आ रहा है। तो ये उसकी हालत ऐसी क्यों हुई? उनका ये कहना था कि जो मूल हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज ने हमें डिस्कार्ड कर दिया। हमें उस तरीके से अपने साथ में समन्वय करके नहीं चलते जिस तरीके से महाराणा प्रताप के वक्त में, क्योंकि महाराणा प्रताप जब युद्ध में पराजय की स्थिति में जा रहे थे, तो चूंकि गोरिल्ला वारफेयर में जितने भीलों से ज्यादा बेहतर कोई लड़ने वाला था नहीं, और उन्होंने आगे बढ़कर के जो मदद की महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप ने उनका एहसान मानते हुए ये कहा था कि अब मेवाड़ का जो भी राणा बनेगा पहले तिलक लगाएगा तो भील राजा लगाएगा। और इसीलिए वो राणा पूंजा का जो चित्र बना है, आपने अगर मोती बाग उदयपुर में देखा है, क्योंकि आपको इतिहास का पता नहीं है और इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। वो राणा पूंजा का जो चित्र लगा था उसमें एक बड़ा विवाद हुआ था। उदयपुर राजघराने ने दावा किया कि साहब ये तो राजपूत है, इनको भील अपने आप जबरदस्ती खींच रहा है। उस पर एक मुकदमा चला उदयपुर की अदालत के अंदर, और उस अदालत में वो मुकदमे का क्या हद रहा मुझे पता नहीं, क्योंकि उसके बाद में मैंने स्टोरी के बाद में उसे देखा नहीं। और वो जो मोती बाग के राणा पूंजा के चित्र का अनावरण था वो राजीव गांधी ने किया था। और यही वजह थी कि जो मतलब मामा बालेश्वर के बाद में जो प्रभाव कांग्रेस के लोगों ने हासिल किया, भिखा भाई वगैरह इन आदिवासियों के बीच में काम करते थे। कि छोड़ दीजिए कि आदिवासी और वनवासी कल्याण परिषद तो आरएसएस ने घड़ी है, इनका धर्म परिवर्तन ना हो, इनको ईसाई बनाया जा रहा है। मुझे मालूम है श्रीलता स्वामीनाथन वगैरह वहां पर काम कर रहे थे, उनको कहा कि ये नक्सलवादी है। तो ये सब ये प्रचार है, ये ढोंग है, सच बता रहा हूँ। हकीकत यह है कि आदिवासियों का बहुत शोषण हुआ है, और आदिवासियों को जो कुछ आजादी का लाभ मिला है वो तब मिला है जब उदारवादी पार्टियां उसके सामने आई। कांग्रेस भी आई और भारतीय जनता पार्टी भी आई। जनसंघ नहीं, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना स्वरूप बदला, मैंने चाल चरित्र और चेहरा बदला, और उसके बाद में जब लोगों के बीच में गई तो जिस तरीके से उठने का मौका मिला, तब जाके आदिवासियों का विभाजन हुआ है, मतदाताओं का विभाजन हुआ है। उस विभाजन में लाल टोपी वाले, सफेद टोपी वाले और फिर दूसरी टोपी वाले शामिल हुए। ये इतिहास है और इस इतिहास को जानने की जरूरत है, ये समझते हुए कि आदिवासियों का लगाव इसलिए नहीं शहरी लोगों से हो जाना चाहिए, जितना शोषण उनका हुआ, जितना राजाओं ने और उनके सरदारों ने किया है उससे मुक्ति हुई, और उसी में वो लड़ाई हुई। गुरु गोविंद का जो आंदोलन था उसमें उनकी जो क्या कहते हैं गोली लगी, और उसके बाद में उनको वो अरेस्ट किया और पहले फांसी की सजा हुई। और वो क्यों हुआ, उसके पीछे पूरी कहानी है कि ब्रिटिशर्स को डर था और राजाओं को भी डर था कि यहाँ पर रिवोल्यूशन हो जाएगा, ये भील मरने मारने पे उतरे हुए हैं और बड़ा वो होगा, उस चक्कर में हुआ। और उन्होंने कहा कि अगर आप तुम मांस खाना छोड़ दो
तुम अगर शराब पीना छोड़ दो तो उसके बाद में मेन हिंदू स्ट्रीम में तुम आ सकते हो, और हमें वैसा ही करना चाहिए। इसलिए सारा बदलाव हुआ है, क्योंकि वो हिंदुओं के साथ में मैंने मेन स्ट्रीम में आना चाहते थे और इनको परे रखने का जो सिलसिला था उससे मुक्त होना चाहते थे। इतिहास तो ये था। लेकिन बहरहाल आज जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी को भी पता नहीं कि मोती बाग में राजीव गांधी ने क्या किया था और इंदिरा जी ने क्या किया था, और आदिवासियों के बारे में किस तरह की धारणा बनी। हमारे संविधान के निर्माताओं ने कैसे आदिवासियों के बारे में सोच के उनको उस सूची में डाला जिससे कि उनका उसी तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, जैसा कि दूसरी अनुसूचित जातियों को मिलने का सिलसिला होता है। उसमें कितने बदलाव हो गए वो अलग बात है। सवाल ये किया जाना चाहिए कि जो 10 बरस के अंदर बदलाव की जरूरत थी, आज 70 साल तक वैसा बदलाव नहीं हुआ है। ये एक तकलीफ दे, क्या कहते हैं, इतिहास का हिस्सा है जिसके मुक्त होना चाहिए। और अभी जो हुआ है, अब मेरा ख्याल है कि इस बार निश्चित रूप से आदिवासी पूरी तरीके से जागृत नजर आते हैं कि वो जिस किसी को भी वोट देंगे उससे एक्सपेक्टेशन करेंगे कि उनके साथ में कैसा कुछ होना चाहिए। उनके बच्चों के लिए स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, या जो कुछ दावे किए जा रहे हैं वर्तमान सरकार बार पिछली सरकार ने ये सब किए थे, वो जांचेंगे। अब उनमें एजुकेशन है, अब उनके पास में खुली हवा का सारा सिलसिला है। शहरी जमात को समझने लगे हैं कि इनके साथ में कैसे तालमेल बिठाया जा सकता है, कैसे लड़ा जा सकता है। इसलिए राजनीति में वो सक्रिय होकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इतना सहज नहीं है आदिवासियों को हासिल कर लेना। जी, निश्चित रूप से सहज नहीं है आदिवासियों को साथ लेना। और इतिहास जो है, चाहे राजशाही रही, चाहे लोकतंत्र आ गया आजादी के बाद, लेकिन आदिवासियों को साथ लेने की कवायद बहुत बड़ी नहीं हो पाई। राजशाही में अलग तरह से उनका शोषण हुआ, और जिस तरह से आपने जिक्र किया, और इतिहास भरा पड़ा है कि कैसे बड़े बड़े राजाओं ने आदिवासियों को हथियार बनाया, इस्तेमाल किया। हालांकि बहुत कहानियां ऐसी भी हैं जहां राजाओं ने कुछ लोक कल्याणकारी जो नीतियां भी बनाई और आदिवासियों को साथ लेने के कुछ प्रयास भी किए। लेकिन बात यह है कि आज वर्तमान में जब हम स्वर्णिम भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, आदिवासियों को सपना दिखा रहे हैं मुख्य धारा से जोड़ने का। उन जंगलों से वनवासियों को हम मुख्य धारा में लाएं, इसके लिए हम वो हर संभव कोशिश करेंगे जो वो चाहते हैं। उनके बच्चों को हर समान अवसर प्रदान करेंगे। आज राहुल गांधी ने ये कहा, लेकिन राहुल गांधी कितना राजनीतिक संदेश दे पाए, सवाल ये है। आज राहुल गांधी की यात्रा को कितना सफल राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, कांग्रेस पार्टी मानती है, और विपक्ष उसको लेकर क्या सोचता है? आज हमारा सवाल ये भी है कि राहुल गांधी ने जो संदेश यहाँ पर आदिवासियों को दिया है, उसके बाद क्या 2018 का इतिहास एक बार फिर से 2023 में दोहराया जाएगा? क्या आदिवासी जो कांग्रेस से छिटक गया है, बीजेपी ने जहां पैठ बनाई है, वहां वापस अपनी जगह बनाने में कांग्रेस कामयाब हो पाएगी? राहुल गांधी का वहां जाकर संदेश देना, वहां जाकर उनके बीच ये बताना कि वो कितना उनसे जुड़े हुए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में प्लस कर पाएगा सीटों का गणित? सवाल ये है। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, बहुत सारे आपके राजनेता वहां पर पहुंचे। एक उम्मीद ये भी थी कि जिस तरह से राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं और सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक मंच पर हैं, पार्टी की जो गुटबाजी है उसके एक बार फिर से हाथ मिलाते हुए तस्वीर सामने आएगी। वैसा कुछ आज नहीं हुआ। गुटबाजी की जो खबरों के बीच राहुल गांधी आज मुख्यमंत्री के साथ भी बैठे हुए नजर नहीं आए, उनके पास पार्टी के अध्यक्ष बैठे हुए थे। तो पार्टी जो कह रही है कि कांग्रेस के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा सामूहिक नेतृत्व में, और मुख्यमंत्री की योजनाओं का भी कोई बहुत बड़ा जिक्र उन्होंने नहीं किया, 3-4 योजनाओं का नाम लिया था। क्या वजह थी कि राहुल गांधी आज बहुत ज्यादा राजस्थान सरकार की योजनाओं को भी तारीफ भी नहीं कर पाए, और कोई बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश भी वहां पहुंचकर दे नहीं पाए? मीना जी, आज विश्व आदिवासी दिवस था। आपको ध्यान होगा, आज वो दिवस होने की वजह से मुझे लगता है कि आज आदिवासियों को मुख्य धारा में रखने का प्रयास पार्टी ने किया था। और जहां तक आज के इस समारोह की बात थी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के साथ इस वर्तमान सरकार ने न्याय किया है। और पिछले चुनाव की जो बात हो रही है, तो मैं समझता हूं 2018 में जहां तक इस एरिया की बात है, इस आदिवासी क्षेत्र की बात है, वहां 59 सीटें हैं।
जो प्रभावित करती है राजस्थान की राजनीति को। उसमें से पिछले 2018 में हमने 31 सीटें जीती थी और उसमें से करीब 34 सीटें जनजाति की थी और कच्चे 25 सीटें अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं। तो इनका प्रभाव क्षेत्र है और ये चूंकि वो एरिया है जहां मध्य प्रदेश और गुजरात भी इससे लगता है, तो ये वो जगह है जहां पर आसपास इन 3 राज्यों की राजनीति प्रभावित होती है। सवाल यही है कि चुनाव का समय है और चुनाव के समय जो बात हुई है, राहुल गांधी जी आए, क्योंकि देश में जो वातावरण है उसमें समाज के समाजीकरण की एकीकृत करने की बात सभी जगह हो रही है, क्योंकि समाज बढ़ रहा है और समाज बढ़ रहा है तो समाज भुगत भी रहा है। तो जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश में समाज को बिखेरने की राजनीति कर रही है, तंत्र को बिखेरने की राजनीति कर रही है, उसको एकजुटता का परिचय देने का कांग्रेस ने प्रयास किया है। जहां तक आपने कहा कि पार्टी एकजुट दिखाई दी, तो पार्टी तो एकजुट ही है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है, सचिन पायलट जी का नाम लेकर बोलती है कि उनका स्वागत करेंगे, फलाना करेंगे, लेकिन क्या निकला? सवाल यह है कि आपने जिस तरह की कोशिश की, आपने विखंडित करने का प्रयास किया, लेकिन राजस्थान में आप सफल नहीं हो पाए। तो सवाल इस बात का है कि आज आप कह रहे हैं सभी लोग हम एकजुट है, एकजुट तो पहले भी थे, लेकिन आपने उस एकजुटता को बिखेरने का अपनी तरह से प्रयास किया। आपने इन पिछले 5 सालों में 9 राज्यों की सरकारों को गिराने का काम किया है। आप चुनाव जीते या न जीते, अगर चुनाव जीतते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं जीतते तो सरकार गिरा देते हैं। तो आप लोकतंत्र की जिस तरह व्यवस्था कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को विखंडित करने का काम कर रहे हैं। तो सवाल यह कि आज देश में एकजुटता लाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है और हमको पता है राहुल गांधी जी ने संसद में भी बात कही है और वो आज भी ये बात कह रहे हैं कि देश में सामाजिक एकजुटता लाने का भरसक प्रयास हम सभी को करना चाहिए। समाज बटेगा तो देश मजबूत होगा, समाज को एक करना पड़ेगा, देश मजबूत होगा। और सामाजिकरण, एकीकरण को लेकर के कांग्रेस इस मार्ग को लेकर चल रही है, क्योंकि समाज को दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी बांटकर, बिखेर कर राजनीति कर रही है। ये जातियों का प्रभाव पहले नहीं होता था। अब जैसे सैनी जी ने बहुत सारी बातें बताई, सवाल इस बात का नहीं, सवाल अब सुनिए कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो हल्दी घाटी में उन्होंने एक स्मारक का उद्घाटन किया था, आपको याद होगा। उस हल्दी घाटी में उन्होंने जिस स्मारक का उद्घाटन किया और जिसको स्मारक बनाने की बात कही थी, उसमें 700 भील परिवारों को जब उनको हटाने की बात आई तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि इनको विस्थापित किया जाए। अगर ये विस्थापित नहीं होंगे तो हल्दी घाटी का स्मारक नहीं बनेगा। तो उस अभियान में उनको शामिल कर उन 700 परिवारों को स्थापित किया गया। इसलिए सवाल ये है कि जहां जो चीजें आप संज्ञान में आती हैं, जिस तरह की बात होती है, तो कांग्रेस नेतृत्व ने भी उनको सराहा। हम जानते हैं कि आदिवासियों को लेकर जो बात है और जो उसमें उनका भी दोष इसलिए मैं मानता हूं कि वो भी सभ्य समाज से एक दूरी बनाने की बात इसलिए की कि वो शिक्षा के अभाव में जीते हैं, उस सुविधाओं के अभाव में जीते हैं, उनका जो जीवन की शैली है वो जंगल पर आधारित है, वो जानवरों को साथ रखते हैं। आज के वर्तमान में मेरे को ये भी सूचनाएं हैं कि जो जो आदिवासी लोग पढ़कर आगे निकले हैं उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। कोई क्रिश्चियन बन गया, मुस्लिम राज्य में था तो वो मुसलमान बनाए गए। तो सवाल है कमजोर आदमी के साथ, कमजोर समाज के साथ इस दुनिया का समाज जो सभ्य समाज होता है वो पे जातियां करता है। वो समय आ गया है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन आदिवासियों के भविष्य को लेकर, चूंकि अब आदिवासी भी हमारी राजनीतिक प्रक्रिया का भाग हुए हैं और उन पर अभी भी स्थिति है कि उनका बहुत सीमित नेतृत्व है। उनके नेतृत्व में कोई वैचारिक मतलब बिखराव नहीं है, सीमित है। कुछ ही लोग हैं जो नेतृत्व करते हैं और राजनीति में आए हैं। तो मेरा मानना यह है कि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, उनका राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई जानी चाहिए और उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए, जो कांग्रेस ने आज के अपने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हमको आपको साथ लेकर आगे चलने के लिए प्रतिबद्ध है और समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हमारी सरकार भरपूर कोशिश करेगी। ये उनका वादा रहा। जी, आजादी के बाद से केंद्र में सबसे लंबे समय तक अगर किसी ने शासन किया है तो वो कांग्रेस है, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी। और ना सिर्फ केंद्र में, राजस्थान में भी अगर हम देखें इतिहास को तो राजस्थान में भी कांग्रेस को बहुत मौका अवसर राजस्थान की जनता ने दिया और राजस्थान के इन आदिवासियों ने अपने इलाके से मुख्यमंत्री भी बनवाए, लेकिन उसके बाद भी आदिवासियों को वो उनका वाजिब हक नहीं मिला। इसीलिए कांग्रेस का साथ छोड़कर आदिवासी बीजेपी के साथ हो चले हैं। आज बीजेपी को घेरने की कोशिश राहुल गांधी ने की, कहा वनवासी कहते हैं बीजेपी वाले आदिवासियों को।
उनका हक देना नहीं चाहते हैं। इस बात का क्या मतलब है मदन प्रजापत जी? बीजेपी वनवासी कहकर आदिवासियों को उनका हक नहीं देना चाहती है। राहुल गांधी के इस आरोप से क्या समझ में आता है? आदिवासी कितना कन्विंस हो पाए होंगे और बीजेपी इस स्टेटमेंट को किस तरह से लेती है? क्यों वनवासी कहते हैं आप? हमारे संविधान में और अधिकार में जिस तरह की बातें हैं, आदिवासियों का जो उनका हक है आप उनको देना नहीं चाहते हैं। ये आरोप आज राहुल गांधी ने सीधे सीधे बीजेपी पर लगाया है। एक बार नहीं, कई बार बीजेपी को निशाने पर लिया है। देखिए, आपने कहा राहुल गांधी जी की बात का क्या वो है, तो वो तो कांग्रेसी भी नहीं बता सकते कि वो क्या बोल के गए हैं और उसका क्या तात्पर्य है, क्योंकि उन्होंने कहा वनवासी क्यों बोलते हैं। ये क्या बात हुई? जनजाति, जैसे अभी वो बता रहे थे कि ये जनजाति समुदाय ये जंगलों में रहता है। अभी प्रदीप चतुर्वेदी जी भी कह रहे थे कि जंगल जमीन इन्हीं से उनका वास्ता होता है। और आज जो प्रकृति को सजोज के रखते हैं, अपनी संस्कृति को सजो के रखते हैं, अपनी मान्यताओं को संभाल के अगर किसी ने रखा है तो आदिवासियों ने, जनजाति समुदाय ने रखा है। तो उसमें उनको ये कहना, हाँ उन्होंने एक बात जरूर कही कि आदिवासियों, पहले जो जमीन होती थी वो आदिवासियों की होती है। हाँ बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी जी की, इस बात से जरूर मैं सहमत हूँ कि पहले जमीन आदिवासियों की होती थी, अब जमीन जो है वो जीजा जी की होती है, क्योंकि 1000 बीघा जमीन राजस्थान की सरकार जीजा जी को दे देती है। लेकिन मैं अभी प्रदीप चतुर्वेदी जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि इतनी सीटों पे प्रभाव रखते हैं, 25 पे ये रखते हैं, 30 पे ये रखते हैं, चुनाव है तो राहुल गांधी जी को आना था राजस्थान, चुनाव में आदिवासियों को साधना था। ये चुनाव में आदिवासियों को साधते हैं, ये चुनाव में ही इन लोगों को जो है अपना वोट बैंक समझते हैं। उसके अलावा 4.5 साल तक राजस्थान में राहुल गांधी जी को मानगढ़ धाम और आदिवासी याद नहीं आए। प्रदीप चतुर्वेदी जी ने एक कार्य नहीं गिनवाए आजादी के बाद जो आदिवासियों के लिए किए हों। एक राजीव गांधी जी ने ये कहा था, वो करा था, मैं गिनवा देता हूँ। और मैं पिछले लेके बैठा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कार्य किए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनजाति समुदाय का सशक्तिकरण, परंपराओं का संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। जनजातीय ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाओं को सकारात्मक लाने के लिए हम हर वो कदम उठाते हैं जो उनके लिए जरूरी होता है। मैं आपको बता देता हूं, भगवान बिरसा मुंडा की जो 15 नवंबर की जयंती है उसको जनजातीय गौरव दिवस के लिए मनाने का दिवस घोषित किया गया, वो प्रधानमंत्री जी ने किया है। जनजाति विकास के लिए केंद्रीय बजट को 4 गुना बढ़ाया है प्रदीप चतुर्वेदी जी, 4 गुना। भाषण नहीं देते हम। और जो आप पिछड़े क्यों है वो पिछड़े क्यों है? नहीं, आप जब दावा करते हैं कि तो फिर पिछड़े क्यों है? अगर आपने सब कुछ किया है तो वो पिछड़े आज भी क्यों है? आप ये बताइए ना। ये योजना बनाने से, योजना बनाने की सत्य नहीं होते हैं, इनके योजना बनाने की बात को लेकर के तो जिस एजेंडे पर चुनाव जीता है आपने, आप उसकी बात नहीं करते। भाजपा जिन मुद्दों को लेकर चुनाव जीती उनकी बात नहीं करते। कुछ वोट बैंक का ठप्पा, उनके बाद चुनाव के मुद्दों को लेकर के चुनाव जीता उसको क्या बात नहीं करते। आप योजना की बात करते हैं, जो योजना में अभी काम नहीं है आप योजना बदलते रहते हैं। मेरे को इनके बीच में बोलना चाहिए था क्या मीना जी? प्रदीप चतुर्वेदी, डॉक्टर मुझे बोलना चाहिए था शायद। डॉक्टर साहब प्लीज, किसी को आपने बीच में बोलते हुए देखा है? आप प्लीज बीच में ना बोले। जी मदन जी, ये आदिवासी संस्कारों की बात करके गए थे राहुल गांधी जी। आगे मुझे नहीं बोलना चाहिए क्या होना चाहिए, लेकिन जनजातीय विकास का केंद्रीय बजट 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया, जो प्रदीप चतुर्वेदी जी सुनना नहीं चाहते। 13 से 14 के बीच में 21,525 करोड़ का बजट था, जो 22-23 में 87,584 करोड़ रुपए अगर आदिवासी जनजाति समुदाय के लिए किया है तो भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। चतुर्वेदी जी कह रहे हैं ये अभी तक भी पिछड़े क्यों हैं? क्योंकि 75 साल में से 60 साल आपने किया है राज देश में, और राजस्थान में भी सबसे ज्यादा राज आपने किया है। आपने सिर्फ वोट बैंक समझा इसको, और आज भी आप वोट बैंक समझ रहे हो। आपको लग रहा है 35 सीटों के अंदर हम जो खो चुके हैं वो मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जो दिखाया है वो इसलिए दिखाया है क्योंकि हम करते हैं। हमने एकलव्य विद्यालय की संख्या बढ़ा के 5 गुना वृद्धि की तो हमने की है। हमने 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालय खोला है तो वो खोला है भारतीय जनता पार्टी ने। हमने वन अधिकारों में 2 गुना किया है। तो क्या आपके टाइम पे 55 लाख एकड़ था, जो 2014 से 22 के बीच के अंदर 103.5 लाख एकड़ हो गया। प्रदीप चतुर्वेदी जी 1,05,000 एकड़ इसलिए विश्वास करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने किया
देश के अटल बिहारी जी ने किया, और भैरव सिंह शेखावत जी ने तो उनको वोट की ताकत देके प्रधान पंचायत समिति का, ओम जी पंचायत समिति का प्रधान अगर बने ना तो भैरव सिंह जी की वजह से बने, अगर नगर निगम नगर पालिका उनमें बने तो उनकी वजह से। लेकिन राहुल गांधी जी ने आज जो प्रदीप चतुर्वेदी जी कह रहे थे, संख्या पे जवाब नहीं दिया प्रदीप चतुर्वेदी। ये तो देश में राजस्थान में सबसे बड़ी सभा करने चाह रहे थे, 15-20 हजार लोग इनकी सभा में थे। मीना जी मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी कह देता हूँ। और उसके बाद भी आज उन्होंने संसद में भी बोले, उन्होंने महिलाओं की बात की, आज वो आदिवासियों की बात करते हैं तो पुराने वादे भी याद दिलाना जरूरी है। किसानों पे जवाब नहीं दिया प्रदीप चतुर्वेदी ने, युवाओं पे जवाब नहीं दिया प्रदीप चतुर्वेदी ने, महिलाओं की बात की आज जो सदन में उन्होंने कही, मणिपुर की महिला का हृदय उन्होंने जाना। मैं अच्छी बात समझता हूं कि सांसद है, देश में जाना चाहिए उनको, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। मणिपुर में गए, वो कह रहे थे एक महिला से मैं मिला, उसने बताया कि मेरा बच्चा इस तरीके से मेरे सामने उसकी डेथ हो गई, दूसरी महिला तो बता ही नहीं पाई, बेहोश हो गई। प्रदीप चतुर्वेदी जी, इस राजस्थान के अंदर सीकर के अंदर एक बच्ची की गोद में उसके पिता का सर था, और इसी राजस्थान के अंदर अलवर के अंदर उसकी माँ के गोद में उसके बेटे का सर था, बिलक बिलक के रो रही थी। लेकिन राहुल गांधी के मुंह में दही जमा हुआ था, वो नहीं बोल सकते थे। क्यों? क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री उनका है। मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, लेकिन आत्मा वहां जाके रोती है मीना जी। जी आत्मा वहां जाके रोती है, जहाँ खाजूवाला के अंदर, करौली के अंदर, जहाँ पे विश्वविद्यालय के अंदर बच्चों के साथ बलात्कार हो जाते हैं, ऐसे हाथ हिलाने से नहीं होता है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उत्तर प्रदेश में जाते हैं, यहाँ क्या हो जाता है? राहुल गांधी का एक सिंगल ट्वीट, राहुल गांधी का एक सिंगल ट्वीट मीना जी पूरे 4.5 साल में नहीं है। फिर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ प्रदीप चतुर्वेदी से, ईमानदारी, हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से जवाब दीजिए। आपने युवाओं से वादा करके गए थे, मेरी बातें ओम सैनी जी को बुरी लग सकती है, प्रदीप जी को बुरी लग सकती है, लेकिन लगनी चाहिए। आप इसी राजस्थान में लगनी चाहिए आपको बुरी बात, आप इसी राजस्थान में रहते हो, आपको बात बुरी लगनी चाहिए। यहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, देश में क्राइम नंबर। आप ये जानता हूँ, इनके जवाब से मैं वाकिफ हूँ, इसलिए मुझे कतई वो नहीं। ओम सैनी जी, हम वापस विषय पर आते हैं। मदन प्रजापति जी, मैं कह रहा हूँ, मदन जी बीजेपी के बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़े प्रभावशाली ढंग से बोलते हैं, तथ्यों के साथ आते हैं, आक्रामक अंदाज में बात करते हैं। ये प्रवक्ता की अच्छी पहचान है, आप बनाए रखें, लेकिन समय का भी ध्यान रखें और सवाल आप ना करें, सवाल करने का काम मेरे लिए छोड़ दीजिए। ओम सैनी जी, राहुल नहीं 10 सेकंड दीजिएगा मीना जी, मेरी बात पूरी करने दीजिएगा, 10 सेकंड तो नहीं मीना जी, ये सही चीज, ये सही, मैं इसको थोड़ा सा, मैं आपके सामने आपके पास। ओम सैनी जी, ओम सैनी जी, मीना जी 10 सेकंड मैं सिर्फ इसलिए मांग रहा हूँ, प्रदीप चतुर्वेदी जी भारत की लोकसभा में चले जाते हैं, राहुल गांधी जी के काम गिनवाते हैं, मैं उसी लोकसभा पे जवाब देना चाहता हूँ। मैं इस राजस्थान की महिलाओं के लिए न्याय मांगना चाहता हूँ राहुल गांधी से। क्या ये राजस्थान की महिलाएं नहीं? आप बोलेंगे नहीं बोलूंगा। मदन जी का ऑडियो कम कर दीजिए, मदन जी आपको विषय पर रहना होगा। ओम सैनी जी, विषय राजस्थान में चुनाव, मदन जी का ऑडियो कम कर दीजिए। राहुल गांधी के लिए ये कहा जाता रहा है और बहुत लंबा समय भी लगा उन्हें, राजनीति उनकी रग रग में वैसे नहीं रही जैसे कि नरेंद्र मोदी या देश में अशोक गहलोत। राजस्थान में ये लोग राजनीति को जीते जीते बड़े हुए। भले ही राहुल गांधी राजनीतिक परिवार में जन्मे, उनके पिता, उनकी दादी, उनके नाना सब प्रमुख देश को चलाने वाले लोगों में रहे, उसके बाद भी राहुल गांधी उतना प्रभाव बतौर राजनीतिज्ञ छोड़ नहीं पाए अपने शुरुआती टेन्योर में। अब राहुल गांधी को जब हम देखते हैं, आज का भी उनका भाषण मैंने भी बड़े गौर से देखा, उनके भाषण में एक ठहराव था, बहुत बड़ा संदेश राजनीतिक देने में वो सफल हुए कि नहीं आप बता पाएंगे ओम सैनी जी, लेकिन मॉड्यूलेशन, वो जो अपनी बात कह रहे थे उसमें अथॉरिटी भी थोड़ी बहुत दिख रही थी, वो जो कहना चाह रहे थे वो कह भी पा रहे थे, लेकिन जनजाति के बीच, आदिवासियों के बीच आए, आदिवासियों ने उनका स्वागत किया जिस परिधान से, मंच पर उनकी टीम ने उनका वो परिधान भाषण देने से पहले खुलवा दिया। किसका ये फैसला था, क्यों किया, क्या चाहते थे, लेकिन आदिवासी जो वहां बैठे हुए थे, जो बड़े भावुक होते हैं, वो उन्होंने उस बात को किस रूप में लिया होगा।
दूसरी बात, उनका जो भाषण है उसको आप किस तरह से आकलन करते हैं आप उनके भाषण का? देखिए मीना जी, आप जो बोल रही हैं तो मैं उसी वक्त सुबह लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण सुन रहा था। मुझे लगा कि ये शायद कुछ ब्रिटिश और अमेरिकन इम्पैक्ट है कि भाषा में कविता की तरह से जुमले जुमले कुछ बोल दीजिए, लोग अपने आप एनालाइज करके इकट्ठा करके कर लेंगे। दूसरा, मुझे लगा कि उनकी निगाह में जो मणिपुर की जो 3 कौमें, मैतेई और कुकी और जोड़ो और नागाज, इन लोगों के बीच में जो व्यवधान जो हो रहा है और जिसको लेके वो बेहद खफा थे और जो बयान करना चाहते थे लोकसभा के अंदर, और उनमें कि महिलाओं के साथ में कैसा हुआ, तो उसको उन्होंने अपनी स्टाइल से, अपनी किस्म से उन्होंने बात बयान की। कहा कि एक औरत तो अपने बच्चे को जिसकी गोली लग गई थी उसको लेके रात भर रही, उसके बाद में वो हटी। और दूसरी औरत जिसके साथ में वैसे कुछ हुआ था, जब उससे पूछा कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तो बेहोश होकर गिर गई। तो जो लोग समझते हैं इस भाषा को समझते हैं, उनके समझ में तो आगे की संजीदगी की एक्सट्रीम को ले जा करके वो टच करना चाहते हैं। और दूसरा, राजस्थान में आके जो उन्होंने देखा, राजस्थान में देखने के साथ में उनको ठीक से पता है कि राजस्थान के अंदर जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसने अपनी योजनाओं के माध्यम से एसटी के बीच में बहुत सारी योजना है, जनजाति, वो सारा लंबा चौड़ा चिट्ठा है। वो एक चिट्ठा लेके वो पढ़ने भी लगे थे, ठीक है। वो पढ़ने के साथ साथ 4-5 योजनाओं का नाम लेने के बाद उन्होंने छोड़ दिया कि तो सब जानते हैं इसको मैं करूंगा, जो रिपीटेशन होगा। उन्हें पता नहीं है कि रिपीटेशन राजनीति में करना बड़ा जरूरी है, बार बार लोगों के सामने उनको रिपीट करते हैं तभी वो लोग स्वीकार करते हैं, वरना समझ में नहीं आता। तो ये अनुभव के साथ में आता है। ये भैरव सिंह जी होते या अशोक गहलोत होते या वसुंधरा जी होते तो निश्चित रूप से ये सारी वो बोलते ही, जैसे आमंत्रित जो मंच पे बैठे हुए लोग उनका एक एक का नाम बोलते हैं तो सब बोलते ही है ना, तो वो तो समझ में आ गया उनके। लेकिन ये कि इनको फिर से रिपीट करना पड़ेगा, उन्होंने इसको जरूरी नहीं समझा। तो मैं समझता हूँ कि जितनी संजीदगी के साथ में वो आदमी भारत जोड़ो यात्रा में लगा और लोगों के साथ में संपर्क किया और जिस तरीके से लोग उनके साथ में जुड़े, वो मणिपुर पे आकर के सारी बातें ठहर जाती कि भारत के प्रधानमंत्री जो दुनिया भर में चक्कर लगाया है, अपने सारे काम करते रहे, लेकिन एक बार भी मणिपुर के बारे में सोचा नहीं। हमारे यहाँ एक लड़की के साथ में जो कुछ हुआ उसको लेकर के उन्होंने ऐसा किया जैसे राजस्थान में हर दिन रेप हो रहा है। नहीं, मैं ओम सैनी जी की बात से समर्थन नहीं करता हूँ। राजस्थान में एक लड़की के साथ नहीं हुआ है ओम सैनी जी, आप बैठ के झूठ नहीं बोल सकते चैनल पे। तो सही, रोको इनको जरा। नहीं देखो, आप एक तो सभ्यता से बोलो, इसको मत बोलो। ये तरीका ही नहीं है, सभ्यता से बोलो। बिल्कुल राजस्थान में एक लड़की के साथ काजूवाला में क्या हुआ, ये अनुशासन में क्या हुआ, ये देखिए ये क्या गलत बात है। मेरी बाइक नहीं मैंने कहीं रोका नहीं, क्या आप मुझे नियंत्रित करेंगे? वो मेरा बाइक नहीं बंद कर सकते आप। अरे मदन जी बीच में बोलेंगे तो बंद करना पड़ेगा, बीच में नहीं बोलेंगे आप। हम आपके पास ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये क्या मदन जी को ओम सैनी मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात को कहने के लिए करने दीजिए, सियासत की भाषा समझिए। आपके नेता ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही उसको ये मोदी जी के लिए कुछ बोलेंगे मैं सुन लूंगा, ये सुन लूंगा मैं। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू? आई टेल यू। अगर मेरी स्वतंत्रता छीनना चाहेंगे क्या आप? मेरी स्वतंत्रता छीनना चाहेंगे क्या? आपकी स्वतंत्रता मैं नहीं छीनना चाहता, आप मेरी क्यों छीनना चाहते हैं? मैंने गाली दी नहीं, आपने जबरदस्ती एंट्री कर ली। आपको नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भी बोलते ही बड़ा अजीब लगता है। अरे नरेंद्र मोदी कोई क्या भारत के प्रधानमंत्री है, उनके बारे में चर्चा की जा सकती है, उनके बारे में आरोप लगाए जा सकते हैं, उनके निराकरण भी बताए जा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल लगाओ, लेकिन राजस्थान में ये नहीं बोल सकते एक बच्ची के साथ। अरे तो आपको किसने रोका था? वो बोलो ना, मेरे को क्यों रोक रहे हो? मैंने थोड़े कहा, मैंने तो सिर्फ देखिए मीना जी, मुझे सिर्फ बीच में नहीं बोलना है। अरे आपका टिकट पक्का मान लिया, मैं कह दूंगा सबको बीजेपी में कि यू आर द बेस्ट मैन, ऑल राइट। लेकिन ऐसा मत कीजिए, अनुशासन बनाए रखिए। आप मेरी बात से अगर ना इत्तेफाक मीना जी, बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कर लेंगे तब आप बोलेंगे। ओम सैनी जी को हाँ बिल्कुल बोलिए ना, कहाँ रोकता हूँ मैं ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में जब चर्चा की 30 सेकंड का जो बयान दिया, उसमें राजस्थान और दूसरा क्या वो दूसरा प्रदेश क्या कहते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ याद ही नहीं रहता, जिसका नाम झारखंड याद रहता है, वो बिहार के टुकड़े हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो
छत्तीसगढ़ का एक नाम जोड़ा उन्होंने, तो ये सियासत की बड़ी खूबसूरत चाल है। इसको समझिए आप कैसे अपनी बात कहते कहते, दुख प्रकट करते करते कैसे सबको दो प्रदेशों को लपेट लिया। आपके यहाँ 1 मिनट में जोधपुर में हुआ तो 4 घंटे बाद तो सब पकड़ करके खड़े कर दिए गए। अभी भीलवाड़ा में हुआ तो देखिए क्या हुआ है, सचिन भी गया, सब लोग गए वहां पर। वो जो हुआ उसका, समाज बीमार हो रहा है उसकी चिंता करो। समाज की बीमारी को कानून की कमजोरी मत समझिए। समाज बीमार हो रहा है, मानसिक रूप से दिवालिया हो रहा है, उसमें बाजार का प्रभाव पड़ रहा है, उसपे उपभोक्तावाद का प्रभाव पड़ रहा है, समाज परिवार टूट रहे हैं, इन पर गौर करो। ये सिर्फ भाषण देने की जरूरत नहीं, दुरुस्त करने की जरूरत है। उसमें एक साथ कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को लांछित करने से इसका निराकरण नहीं होगा। इस बीमारी से कैसे निपटा जाए, नौजवान ऐसा क्यों करने लगे हैं, कैसे संस्कारहीन हो रहे हैं, इसके बारे में सोचिए। यहाँ पे संस्कार है, मणिपुर में संस्कार नहीं है। ये देखिए आगे मदन जी आज मेरा आपको ऑनलाइन मैं कह रहा हूँ कि अरे भैया, मणिपुर की 3 जातियों में अगर मैंने कहा कि साहब राहुल गांधी ने कहा कि साहब मिट्टी का तेल छिड़क रहे हैं, तो ये सांकेतिक नहीं हुआ क्या? उसके लिए ज्यादा विस्तार देने की जरूरत नहीं थी कि सारे देश में मिट्टी का तेल छिड़क रहे हैं, सांप्रदायों में और जातियों में संघर्ष करवा रहे हैं। ये आरोप है, इसका जवाब देना चाहिए, दीजिए। मैं तो वो अपना एक स्टाइल है उनका, उस स्टाइल को आप समझना चाहते हैं तो समझिए, नहीं समझना चाहते हैं तो मत समझिए। उनके लोगों को अच्छा लग रहा है तो वो समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं राहुल गांधी। आप नहीं समझते हैं तो आप बोलिए बिल्कुल बकवास बोल रहे हैं, जैसे ने बोला उधर लोकसभा में, बिल्कुल वैसे बोलिए ना। जी, ओम सैनी जी ने अपनी बात पूरी की है। मदन जी, मैं आपको कार्यक्रम के बीच में हमारे तमाम दर्शकों की मौजूदगी में मैं आपको आज ये बात कह रही हूँ कि आप बीच में बोलेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है। जब हमारे मेहमान पैनल की अपनी बात पूरी कर ले, आपको पूरा समय मिलेगा, हम आपके लिए समय बढ़ा देंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि उनको अपनी बात पूरी करने से पहले ही आप बोलेंगे। आप पहले इस डिबेट का समय देखिएगा, जब पूरी हो जाए तो आपने कितनी देर बोला है, बाकी पैनलिस्ट ने कितनी देर बोला है। अभी मुझे राजीव जी के पास और प्रताप राव जी के पास जाना है, लेकिन अपनी बात पूरी करिए। आप क्या कहना चाहते हैं? ओम सैनी जी को बीच में क्यों रोक रहे थे? देखिए, मैं सिर्फ इतनी सी बात, मेरा ओम सैनी जी को, प्रधानमंत्री जी को क्रिटिसिज्म करने का उनको पूरा अधिकार है, वो भारत के नागरिक है और मेरे प्रधानमंत्री के साथ साथ में वो इनके भी प्रधानमंत्री हैं। वो उनका विश्लेषण हो सकता है, मैं उसके ऊपर किसी तरीके का कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन मेरा रोकने का जो काम था ओम सैनी जी का, उन्होंने कहा कि राजस्थान में सिर्फ एक घटना हुई है, उसको लेके आपने बवाल मचा दिया। राजस्थान में एक घटना नहीं हुई है ओम सैनी जी। राजस्थान में खाजूवाला के अंदर रक्षक बन गए, इस सरकार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। क्या कर रहे थे आप? आपको जो नहीं दिखता, आपको एक लड़की को बर्बरता पूर्वक भीलवाड़ा के अंदर जला दिया जाता है, आप कह रहे हो यहाँ की घटना ही नहीं है। और जिस मणिपुर के लिए आप बोल रहे हो ओम सैनी जी, मणिपुर को पहली बार नहीं, 1993 के अंदर, 1997 में और 2004 से 13 तक जो है 772 लोगों का जो है वो लोग मरे हैं मणिपुर में। आज कोई नई बात नहीं है। इस बार जो मणिपुर में अहिंसा हुई है वो कोर्ट के फैसले की वजह से हुई है। आपके पीछे बहुत सारी किताबें हैं, आपके पीछे बहुत सारी किताबें हैं, मैं समझता हूँ। और आज राहुल गांधी जी ने आपने संसद में बोला, जो सुना है क्या ओम सैनी जी? मैं बड़ी विनम्रता से आपसे पूछता हूँ, विनम्रता से पूछता हूँ। उन्होंने कहा कि मणिपुर के टुकड़े कर दिए, इस देश से मणिपुर को खत्म कर दिया। इस देश से किसी राज्य को कोई नहीं खत्म कर सकता। इस देश की आत्मा, 10 सेकंड दीजिए, इस देश की आत्मा को तोड़कर इस देश की टुकड़े करने वाले सिर्फ राहुल गांधी के नाना जी जवाहरलाल नेहरू है, जिन्होंने देश की आत्मा पे लकीर खींच के देश के 2 टुकड़े कर दिए, और कोई नहीं कर सकता। कश्मीरी पंडितों को किस तरीके से निकाला ओम सैनी जी, ये कांग्रेस भी जानती है। मदन जी, तो आप देखते ये विवाद हो जाएगा बड़ा। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, क्या करवा रहे हो? गांधी ने क्या किया? नहीं, मैं तो ओम सैनी जी की एक बात ये यूं कर रहे हैं ना, राजस्थान की जनता से थोड़ा सा विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है आपका कि राजस्थान की महिलाएं भी महिलाएं हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप समझाइए प्रियंका गांधी को, उत्तर प्रदेश जाती है, लेकिन मेरा विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। मदन जी 700, 800, 900 आंकड़ों का इतिहास का जिक्र करके आप वर्तमान की मणिपुर की घटना को जस्टिफाई नहीं कर सकते, प्लीज। नहीं कर रहे। हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं। सदन में अगर भागता है तो विपक्ष भागता है, विपक्ष भागता है सदन में चर्चा। विपक्ष में चर्चा से अगर कोई भागता है तो विपक्ष भागता है। मेरे गृह मंत्री ने देश के
आपके गृह मंत्री ने तो बड़ा भाजपा बनाया। देश के गृह मंत्री ने पहली बार में कहा था कि चर्चा आइए चर्चा करते हैं। भागा कौन? विपक्ष भागा। दिल्ली के जो विधेयक लेके आए थे उसमें सारा विपक्ष एक साथ बैठ गया था, लेकिन मणिपुर की चर्चा के लिए राजीव जैन साहब के पास जाना चाहूंगी मैं। राजीव जैन जी, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की आज की यात्रा से। क्या कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार, अपना वोट बैंक, अपनी सीट बढ़ा पाएगी, जिसका इस वक्त कांग्रेस पार्टी मेवाड़ में जिस कमजोर स्थिति में खड़ी है, क्या बढ़ा पाएगी? देखिए मीना जी, अभी तक तो विषय से पूरा भटक गए थे। आदिवासी और राहुल गांधी की उस पर डिबेट थी। पता नहीं कहाँ की घटनाएं और मणिपुर और राजस्थान के अपराध से जुड़ी हुई घटनाओं का जिक्र होने लगा। उसके लिए अलग समय पे डिबेट कर लेंगे। तो अभी तो राहुल गांधी और आदिवासियों की जो सभा थी उस पर है चर्चा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस अपना प्रयास कर रही है। कांग्रेस सरकार ने वहाँ बांसवाड़ा में गोविंद गुरु विश्वविद्यालय भी बनाया और उसके साथ अभी हाल ही में बांसवाड़ा को संभाग भी बनाया, जिससे आदिवासियों को अपनी समस्याओं को, पढ़ाई लिखाई को लेकर, अध्ययन को लेकर वहाँ स्थानीय स्तर पर भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो ये काम कांग्रेस सरकार ने भी किया है वहाँ, तो ये बड़ी चीज है। बाकी और विकास योजनाएं जो पूरे प्रदेश में, वो आदिवासियों के लिए भी है, सबके लिए है। और जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी की जो व्यवस्थाएं होती हैं, तो वो सब तरीके से जो वहाँ भी हो रही है। तो अब ये चुनावी माहौल है, तो चुनाव मीना जी, वैसे तो मैं योजनाओं पर और विकास कामों पर चुनाव नहीं लड़े जाते। चुनाव के लिए अलग ही कारण आते हैं, माहौल होता है। वहाँ जातीय समीकरण या सामाजिक समीकरण किस तरीके से कौन बना पाता है, उसमें कौन सफल होता है, कौन सी पार्टी सफल होती है, तो वो चुनाव का फायदा उठा सकती है। और जो नेताओं के रैली और भाषण, चाहे प्रधानमंत्री के हो चाहे राहुल गांधी के हो, तो उनके दल के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ता है। इससे जो बड़े नेता आते हैं तो उनके जो स्थानीय स्तर पे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो उनका मनोबल बढ़ता है, तो वो बड़े जोश से अपने काम में लगते हैं और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार में लगते हैं। तो सरकार ने जिस पार्टियों की सरकार ने जो काम किया है वो वहाँ गिनाते हैं। तो निश्चित रूप से ये चीजें होती है। अब वो आदिवासियों में कौन लोकप्रिय है कौन नहीं है, ये तो नतीजा ही बता पाएगा। निश्चित रूप से वहाँ सफलता ज्यादा पाता है। मेरा मानना है कि जो वहाँ आदिवासी इलाके में जो ज्यादा सफल होता है वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने के निकट पहुंच जाता है। मीना जी, ओम सैनी जी, बहुत संक्षेप में लास्ट टिप्पणी, कितना सफल मानते हैं राहुल गांधी अपना संदेश देने में कामयाब हुए हैं? देखिए, उनकी उपस्थिति से ही अपने आप में वो लोगों को याद आता है कि राहुल गांधी कितने हजार किलोमीटर पैदल चल के आए और भारत जोड़ो इन्होंने यात्रा की, और अभी आके कह रहे हैं कि साहब हम आदिवासियों को भी उसी तरीके से लाभ मिलेंगे और साथ में चलना पड़ेगा। तो ये संकेत गया है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं गया। उससे ज्यादा तो वो फिर बड़े आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को तो ये नेता लोग आपस में बोलेंगे कि आपने ये किया, आपने वो नहीं किया। तो एक सिंपल तरीके से, और मैं जहां तक ये उनकी अपनी शैली है जो बड़ी अरुचिकर भी लगती है, रुचिकर भी लगती है। कहीं वो पोइट्रिक नजर आती है, कहीं पे वो जिसमें बड़ा अंतराल होता है कि अब पता नहीं क्या बोलेंगे। तो वैसे ही, और हमारी आदत पड़ी हुई, हमने अटल जी को सुना है, हमने क्या कहते हैं दूसरे प्रधानमंत्रियों को सुना है, इंदिरा जी को सुना है, जवाहरलाल जी को सुना है, हमने राजस्थान के नेताओं को भी सुना है। तो जैसे रिदम के साथ में वो लोग बोलते हैं, वैसे जब तक कोई बोलता नहीं तो हम उसको वक्ता मानते नहीं है, और उसकी बात में कोई संत भी नहीं समझते। हाँ, ये मतलब इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जहाँ तक बात होगी वक्ताओं की, अगर चर्चा होगी, और वक्ता जिसको कहते हैं उसका जब राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर होगा। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के उन नेताओं जो न सिर्फ बेहतरीन वक्ताओं में शामिल हुए, बल्कि जहां जाते हैं वहां के माहौल को बोलने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि अब राजनीतिक मजबूरियां कि वो इस लेवल पर आ गए हैं कि बीकानेर आते हैं तो बीकानेर के मंत्रियों के घर खाली करवाने का भी जिक्र करते हैं। तो ये राजनीतिक मजबूरी, ओम सैनी जी, जैसे आपने खुद कहा कि ये राजनीतिक सीमाएं, राजनीतिक मजबूरी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। बहरहाल राहुल गांधी कम से कम हिंदी में बहुत अच्छे वक्ता बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। आज संसद में भी और मानगढ़ राजस्थान में आकर भी उन्होंने जो प्रयास किया है, जो कोशिश की है, उसमें कामयाबी उन्हें निश्चित रूप से मिलेगी अगर वो इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे। राहुल गांधी की आज की यात्रा कितनी सफल रही ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आदिवासियों के बीच पहुंचकर विश्व आदिवासी दिवस को
प्रासंगिक बनाने के लिए, उनके बीच अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए राहुल गांधी ने आज एक सफल कोशिश की और काफी बड़ी संख्या में वहां लोगों की मौजूदगी बताती है कि आदिवासियों में और उस इलाके में आज भी कांग्रेस अपनी जो पैठ वापस बनाने की कोशिश कर रही है उसमें कामयाबी हासिल हो सकती है, बशर्ते कि आदिवासियों के लिए उनके विकास से जुड़ी हुई नीतियां और उनके मुद्दों को लगातार संबोधित किया जाए। न्यूज़ 24 में आज मेरे साथ इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात। नमस्कार।